टेम्पलेट है वो जुड़ जाता है। उसके अलावा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज को जीन के प्रमोटर भाग से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम कुछ अन्य प्रोटीन जैसे अनुलेखन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अनुलेखन प्रारंभक संकुल। आरंभन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले क्या होगा? इस तरह से अनुलेखन प्रारंभिक संकुल का निर्माण होगा और इस अनुलेखन प्रारंभिक संकुल के जरिए से ही अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। अनुलेखन प्रारंभिक संकुल यानी एक तरह से एक संकुल का निर्माण होता है जो कि अनुलेखन की प्रक्रिया को क्या करवाता है? प्रारंभ करवाता है। इसके लिए कुछ कारक होते हैं। इसके लिए कारक जैसे टीएफ सेकेंड ए, सेकेंड बी तथा ये आपके बी से एच तक हो सकता है, एच तक। उसके अलावा पॉलीमरेज आरएनए, पॉलीमरेज सेकेंड। इसमें ये क्या है? ये एक तरह से ऐसे कारक है जैसे ही ये कारक जुड़ेंगे इससे डीएनए से जुड़ेंगे तो उनमें अनुलेखन की प्रक्रिया का क्या होता है? आरंभ होता है। अर्थात एक संकुल का निर्माण कर लेते हैं जो कि एमआरएनए को बनाने के लिए उत्तरदायी का कार्य करते हैं। ये अलग अलग जीनों में अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया होती है। इसके लिए टाटा बॉक्स भी कार्य करता है। जीन में टाटा बॉक्स होता है वो भी इसके लिए कार्य करता है। तो मैं अब आपको एक बार एक डायग्राम के थ्रू ये संकुल का प्रारंभ कैसे संकुल होता है। मान लो ये जीन की आपकी क्या है? संरचना यानी कि डीएनए टेम्पलेट वाली संरचना है। इस प्रकार से ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये आपके टीएफ वाले टीएफ सेकेंड डी और टीबी। ये आपके वो कारक समूह जुड़ गए और कारक समूह बहुत सारे होते हैं। सब कारक समूह के जुड़ने के कारण क्या होता है? एक संकुल का निर्माण होता है। एक दमनकारी प्रोटीन भी कार्य करती है, इसमें सेल प्रेरक भी कार्य करते हैं। ये सभी कार्य करके वो क्या करते हैं? अनुलेखन के आरंभ का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो दीर्घीकरण के बारे में बात करेंगे कि पूर्ववर्ती एमआरएनए का दीर्घीकरण किस प्रकार से होता है। स्टेप बी दीर्घीकरण इलॉन्गेशन।
इस वाली प्रक्रिया में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आपका संकुल बना है उसके जो टेम्पलेट्स हैं उनमें क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि उसमें दीर्घीकरण होंगे, एक से बहुत सारे टेम्पलेट्स का निर्माण होगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, दीर्घीकरण की प्रक्रिया है। इसमें होता कैसे कैसे है वो हम आपको बताएंगे। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, चूंकि 12 प्रोटीन की उप इकाइयों से निर्मित होता है, अतः नए आरएनए सूत्र को संश्लेषित करने के लिए उन्हें दूसरे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को समझने के लिए मैं इसके आपको एक एक लाइन को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इस वीडियो के नेक्स्ट वाले उसमें जो मुख्य बातें थी मैं समझा चुका हूँ, वो क्या खास बातें हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, जो हमारी बात चल रही थी वो थी पूर्ववर्ती एमआरएनए श्रृंखला का दीर्घीकरण। इसमें सर्वप्रथम जो पॉइंट्स है वो है आपका आरएनए का, आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, चूँकि 12 प्रोटीनों की उपिकाइयों से निर्मित होता है, अतः नए आरएनए सूत्र को संश्लेषित करने के लिए इन्हें दूसरे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी उपिकाइयों की सारे कार्य संपन्न करती है। हालांकि जीन प्रमोटर पर अनेक सहायक प्रोटीन की आवश्यकता अनुलेखन को प्रारंभ करने के लिए पड़ती है, परंतु जैसे ही 2 सूत्री डीएनए आरंभन स्थल पर अलग होकर 1 सूत्री डीएनए बनाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आरंभन +1 स्थान पर स्थित रहता है तथा नए आरएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इसके साथ ही आरएनए पॉली सेकेंड प्रमोटर क्षेत्र से हट जाता है तथा अन्य अनुलेखन आरंभन प्रोटीन को वहीं छोड़ देता है। अब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के साथ 3-5' दिशा में आगे बढ़ गए। आरएनए सूत्र को 5' से 3' दिशा में संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, जिसमें नए न्यूक्लियोटाइड आरएनए सूत्र के 3' पर जुड़ते जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात को समझने वाली बात यह है कि इसमें होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के साथ आगे 3' से 5' दिशा में आगे बढ़कर नए आरएनए सूत्र को 5' में संश्लेषित उत्प्रेरित कर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से जो डीएनए के टेम्पलेट्स हैं वो नए डीएनए एक तरह से आरएनए के टेम्पलेट्स का निर्माण करते हैं, जिसमें आपका पॉलीएडिनाइलेशन और आपका कैपिंग और स्प्लाइसोसोम, यानी कहने का मतलब है कि इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है, ओनली एक्सॉन्स की एक श्रृंखला बनी रह जाती है जो कि दीर्घीकरण के माध्यम से ही संपन्न होता है। स्टूडेंट, इसके बाद आप देखेंगे आगे बढ़ती हुई आरएनए सूत्र के 3' सिरे पर एक नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है, तब आरएनए पॉलीमरेज नीचे टेम्पलेट पर नए न्यूक्लियोटाइड की तरफ बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अनुलेखन समाप्त
नहीं हो जाता। यानी कहने का मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स 3' सिरे पर लगातार जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का 3' सिरे पर जुड़ने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या है स्टूडेंट्स, दीर्घीकरण की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को हम दीर्घीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लास्ट जो प्रक्रिया है पूर्ववर्ती mRNA का समापन, टर्मिनेशन की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसे होती है? अनुलेखन में तीन प्रकार के पॉलीमरेज प्रयुक्त होते हैं, तो तीनों प्रकार के यूकैरियोटिक पॉलीमरेज का समापन भी अलग प्रकार से होता है। RNA पॉलीफर्स्ट राइबोसोमल RNA का अनुलेखन करते हैं, जिसमें विशिष्ट क्षार अनुक्रम समापन प्रोटीन TTF फर्स्ट द्वारा पहचाने जाते हैं। यानी समापन की जो प्रक्रिया है वो TTF फर्स्ट के द्वारा होती है। यह 11 BP लंबे मनुष्य में तथा 18 BP चूहे में पाए जाते हैं। इनका जो लंबाई है वो 11 BP के आसपास और चूहे में 18 BP होता है स्टूडेंट। इसके अलावा RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है, जो संरचनात्मक RNA के लिए कोड करने वाले प्रोटीन तथा रेगुलेटरी RNA जीन्स का अनुलेखन करता है। इनमें कोई विशिष्ट अनुक्रम विशिष्ट स्थल पर इनकी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए नहीं होते हैं। इस प्रकार से 3' से 5', इधर ये आपका क्या जुड़ जाएगा, 3' से पॉलीसेकेंड जुड़ जाएगा। ये आपका जो है ग्रोइंग RNA है ऊपर की तरफ। इसके अलावा ये क्लीव्ड RNA, फिर आपका ये जो 3' पॉलीसेकेंड है ये 5' से एक तरह से ये हट जाता, 5' मतलब ये जो एक टेम्पलेट है वो हट जाएगा इन पूरी प्रक्रियाओं के द्वारा, और यहाँ पे बहुत सारे पॉलीएडिनाइलेशन ग्रुप जुड़ जाएंगे और ये जो प्रक्रिया है वो टेलिंग की प्रोसेस होगी। और इस प्रकार से आपको क्या होगा, नए टेम्पलेट RNA का निर्माण देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्ववर्ती mRNA की प्रोसेसिंग किस प्रकार की होती है? कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और प्री mRNA स्प्लाइसिंग। आपको यदि अनुलेखन की प्रक्रिया स्टूडेंट्स पेपर में आती है तो आपको ज़्यादा फोकस ना करके इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। उसके अलावा आपको मेन फोकस करना है कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और प्री mRNA स्प्लाइसिंग पर, जो कि मैं आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर समझ आया होगा, और यदि कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और पर्टिकुलरली अच्छे ढंग से अनुलेखन की प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। तो अनुलेखन की प्रक्रिया यदि एग्जाम में आती है तो सबसे पहले अनुलेखन की डेफिनेशन, अनुलेखन कैसे होता है, उसमें 3 प्रक्रिया आपका प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, फिर उसके बाद कैपिंग, पॉलीएडिनेशन और स्प्लाइसिंग। इस प्रकार से आपका अनुलेखन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।